दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको अफ्रीका के तंजानिया नाम के देश के नोजोम्बे का एक इलाका है, वहाँ के जंगलों में रहने वाले बब्बर शेरों की आदमखोरी की घटनाओं की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक सच्ची व रोमांचक और बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। इन बब्बर शेरों के एक ग्रुप ने 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, करीब करीब 1500 इंसानों को मारकर खा लिया था। और कुछ कुछ दस्तावेज तो यह बताते हैं कि ये जो बब्बर शेरों का ग्रुप था, इन्होंने 2000 इंसानों को मारकर खाया था। यह अफ्रीका की ही नहीं, दुनिया की सबसे भयानक, सबसे खतरनाक मानवभक्षी घटनाओं में से एक मानी जाती है। सबसे ज्यादा इंसानों को मारने की टाइगर के द्वारा जो घटना की गई थी वो भारत में की गई थी। नेपाल और भारत में चंपावत की जो मानवभक्षक शेरनी थी, उसने करीब 436 इंसानों को मारकर खाया था, ऐसा क्लेम किया जाता है। और ये जो बब्बर शेरों का ग्रुप था, इन्होंने करीब 1500 से लेकर के 2000 इंसानों को मारकर खा लिया था। और ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे इन बब्बर शेरों ने इंसानों के अंदर टेरर बढ़ा दिया, आतंक बढ़ा दिया, और किस प्रकार उन बब्बर शेरों को मारा गया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मेरा दोस्तों थोड़ा सा गला खराब चल रहा है कुछ दिनों से, इसलिए आवाज कुछ डिफरेंट सी आएगी। इसके लिए दोस्तों थोड़ा मैनेज कर लेना मेरे साथियों। ये जो तंजानिया के नोजोम्बे के जंगल का इलाका है, यह मौत का जंगल था। यह इंसानों को मारकर खा जाने वाले एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, पूरे 15 बब्बर शेरों के एक ग्रुप की कहानी है। ये जो 15 बब्बर शेरों का ग्रुप था, इन्होंने 15 वर्षों के अंतराल में 1500 से लेकर के 2000 इंसानों को मारकर खाया था। ये बब्बर शेरों ने इंसानों को मारकर खाने की जो घटना शुरू की थी वो सन 1932 में शुरू की थी। और 1932 से लेकर के और 1947 तक 15 वर्षों का जो गैप है, उसके अंदर इतने अधिक इंसानों को मारकर खा लिया था। यह अलग अलग शेरों का एक झुंड था। इस कारण जो मानव भक्षण की जो घटनाएं थी वो कई वर्षों तक लगातार अलग अलग इलाकों में होती रही और इंसानों को मारकर ये लगातार खाते रहे। कभी यह जो बब्बर शेरों का ग्रुप था, ये मिलकर के इकट्ठा हो जाता था और 15-20 बब्बर शेरों का ग्रुप बन जाता था। और कभी कभी ये बब्बर शेर, जब इनके ऊपर शिकारियों का प्रेशर बढ़ता था, तो ये छोटे छोटे ग्रुप में बट जाते थे और कभी 3 या 4 के ग्रुप में ये बट करके इंसानों का शिकार करते थे। और करीब 1500-1800 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ये एक्टिव थे। और ये जो तंजानिया नाम का देश है, यह भारत से, दिल्ली से करीब 5500 किलोमीटर की दूरी पर अफ्रीका में स्थित है। और तंजानिया के अंदर ही नोजेम्बो नाम का एक इलाका है, वहां पर आज भी रूआहा नेशनल पार्क स्थित है। वो जो नोजेम्बो का इलाका है, वहीं की ये घटना है जो मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां आज भी ऐसे ऐसे जंगल मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद इंसान कदम रखने से डरता है। अफ्रीका के अंदर तंजानिया एक देश और नोजोम्बे उसके तंजानिया के साउथ पार्ट में स्थित है। यह एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है। ऊंची नीची पहाड़ियां और घाटियां हैं, लंबी घास के विशाल मैदान हैं जिन्हें सवाना बोला जाता है। और लहरदार मैदानी इलाका है, मतलब कि हल्की हल्की लहर है मैदानों में, बिल्कुल सपाट मैदान नहीं है। और विशाल मैदान है और दूर दूर तक पहाड़ियां फैली हुई हैं। इस इलाके में पोरोटो नाम की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। उस पोरोटो नाम के जो पहाड़ हैं, वहां से रूआहा नाम की नदी निकलती है और यह एक काफी बड़ी नदी है। और इस नदी की कई
और छोटी छोटी नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। जगह जगह जंगल में सूखे नाले हैं जो बरसातों में भरकर बहते हैं। और ये जो लहरदार जंगली मैदानी इलाका है, इसके बीच बीच में इंसानों के गांव की बस्तियां थी। छोटी छोटी मिट्टी व घास फूस की झोपड़ियों वाले छोटे छोटे गांव जगह जगह दूर दूर फैले हुए थे। इन झोपड़ियों वाले छोटे छोटे गांव में हे नाम की एक जनजाति वहां पर रहती थी। ये जो हे नाम की जनजाति थी, इसका काम था खेती करना और पशुपालन करना। इसके अलावा वहां के जो पोरोटो की जो पहाड़ियां थी, उसकी जो निचले इलाके हैं घाटियों में, वहां पर बेना नाम की जनजातियां रहती थी। और इन बेना नाम की जनजातियों का भी पशुपालन का मुख्य काम था। और इसके बाद जो पोरोटो की जो पहाड़ियों की थोड़ी ऊंचाई शुरू हो जाती थी, वहां पर किंगा नाम की जनजाति रहती थी। यह किंगा नाम की जो जनजाति थी, यह भी पशुपालन का काम करती थी। गाय, बकरी व भेड़ ये पालते थे और रात होने से पहले अपने घरों को लौट आते थे, क्योंकि इन जंगलों में शेरों मतलब लायन का, हाथियों का, लकड़बग्गों का पूरा डर था। सन 1932 के समय जो नोजेम्बो का जो एक ये एरिया है, यह एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका और जंगली इलाका था। ज्यादातर जो गांव वाले थे वो पैदल ही सफर करते थे। उस समय वहां पर सड़कों का ऐसा जाल नहीं था। आप कल्पना कीजिए 1932, 1935, 1940 के आसपास के समय की। उस समय इतना सड़कों का जाल वहां पर नहीं था। यहां तक कि भारत में भी उस समय इतना ज्यादा सड़कों का जाल नहीं था। सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियां यूज की जाती थी। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाका था, वहां पर खच्चर और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो यूरोपियन लोग थे, क्योंकि तंजानिया में ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, तो वहां के जो यूरोपियन ऑफिसर थे वो उस समय के ट्रक व जीपों का यूज करते थे। और जो मिशनरी थे, जो कि यूरोप से आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो भी इन्हीं पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। उस समय एक पक्का मेन रोड था जो कि ज्यादा चौड़ा नहीं था, सिंगल रोड था। वो ग्रेट नॉर्थ रोड उसको बोला जाता था। और उसके बीच में से कच्चे रोडों की ब्रांचें निकलती थी। कुछ ऐसा वहां का एरिया था। और इन बब्बर शेरों को मारा था जॉर्ज रश्बी ने। जॉर्ज रश्बी पहले हाथी दांत का शिकार किया करते थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 28 जनवरी सन 1900 में नॉटिंघम नाम का जो शहर इंग्लैंड के अंदर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन भी इंग्लैंड के अंदर ही बीता था। और ये जो जॉर्ज रश्बी थे, उस समय अफ्रीका के अंदर हाथी दांत का व्यापार करने के लिए वो आए थे। और उस दौर में हाथी दांत का व्यापार करने की परमिशन थी। लेकिन अफ्रीका का जो जीवन था उस समय आसान नहीं था। अफ्रीका में जंगली जानवरों का पूरा बोलबाला था। मलेरिया, पीला बुखार, ऐसी तमाम वहां पर बीमारियां थी। अनेकों जंगली हाथियों का जॉर्ज रश्बी के द्वारा शिकार किया गया और उनके दांतों का व्यापार किया गया। वे जंगली हाथियों का पैदल पीछा करते थे। और ऐसे ही एक बार एक जंगली हाथी उनके पीछे पड़ गया था। गोली खाने से वो घायल हो गया। तब जॉर्ज रश्बी ने एक दलदल के अंदर छिप करके अपनी जान बचाई थी। लगातार जंगली हाथियों का शिकार करने से वे जबरदस्त जंगल के ट्रैकर बन गए थे। जंगली जानवरों के पगमार्कों को पहचानना, उनका पीछा करना, कठिन परिस्थितियों में रात दिन जंगल में बिताना और उनका सामना करना उसने जंगल में रह करके सीखा था। ये जो जॉर्ज रश्बी थे, इन्होंने मोजाम्बिक में भी हाथियों का शिकार किया था। जाम्बिया में भी इन्होंने, कांगो में भी इन्होंने हाथियों का शिकार किया था। 1929 में पूरी दुनिया में विश्वव्यापी मंदी आई थी और उस समय हाथी दांत की जो डिमांड थी वो भी कम हो गई थी और उसका रेट भी कम हो गया था। तो जो जॉर्ज रश्बी थे, उन्होंने हाथियों का शिकार करना छोड़ दिया और इसके बाद वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ गए। और उनकी योग्यता को देखते हुए उनको गेम वार्डन बना दिया गया। जहां पहले जॉर्ज रश्बी खुद शिकारी थे, बाद में वे जंगल के रक्षक बन गए। इतने अधिक इंसानों के मारे जाने का एक कारण यह था कि बब्बर शेर जो है वो ग्रुप में शिकार करते हैं। और बब्बर शेर जब एक बार मानव भक्षी बन जाता है तो वो काफी साहसी हो जाता है और फिर वो दिन में भी इंसानों का शिकार करने लगता है।
जबकि इसके मुकाबले जो टाइगर है वो दिन में शिकार नहीं करता। जब कोई टाइगर मानव भक्षी बन जाता है तो वो दिन की बजाय शाम को गांव के आसपास खेतों में चक्कर लगाता है। नहीं तो ज्यादातर जो टाइगर के द्वारा इंसान मारे जाते हैं वे खुद चल करके जंगल में जाते हैं या उन खेतों में मारे जाते हैं जो जंगलों के साथ लगे होते हैं। इसके विपरीत जो मैन ईटर लेपर्ड होता है वो शाम होते ही गांव के अंदर आता है और अकेला ही शिकार करता है। दरवाजों को तोड़ करके बाहर अगर कोई इक्का दुक्का इंसान मिल जाता है तो उसका शिकार करता है, बच्चों को उठा करके ले जाता है। लेकिन जो बब्बर शेर होते हैं वे एक ग्रुप में होते हैं और इसलिए जब बब्बर शेरों का कोई ग्रुप मानव भक्षी बन जाता है तो वो ज्यादा इंसानों को मारकर खाते हैं, क्योंकि इनकी खाने की जरूरतें भी ज्यादा होती हैं। ज्यादा बब्बर शेर होने से इनको ज्यादा मांस की जरूरत होती है, इसीलिए ये 1500 से 2000 इंसानों को मारकर खा गए थे। और जॉर्ज हर्शबी के द्वारा जब तक सभी 15 के 15 बब्बर शेरों को मार नहीं डाला गया तब तक ये मानव भक्षण की घटनाएं समाप्त नहीं हुई थी। इन बब्बर शेरों को मारना इसलिए भी कठिन हो रहा था क्योंकि ये जो बब्बर शेरों का जब ग्रुप किसी इंसान को मारता है, उसका शिकार करता था, तो ये बब्बर शेर एक ही सिटिंग में पूरी बॉडी को खा जाते थे, क्योंकि इनकी संख्या अधिक होने की वजह से वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ते थे ये बब्बर शेर। लेकिन इसके मुकाबले जो टाइगर होता है जब वो मानव भक्षी बन जाता है और किसी इंसान का वो शिकार करता है तो वो बचे हुए शिकार को छोड़ जाता है झाड़ियों में छिपा करके और दोबारा लौट कर आता है खाने के लिए। और इसीलिए जो मानव भक्षी जो टाइगर होते हैं उनको मारने के लिए पेड़ों के ऊपर मचान बांधा जाता है। लेकिन जैसे जैसे कोई टाइगर मानव भक्षी काफी देर तक बना रहता है तो तब वो दोबारा लौट कर आना छोड़ देता है। और ये जो लेपर्ड होता है ये भी ठीक इसी प्रकार पूरा शिकार एक बार में नहीं खाता, या तो शिकार को पेड़ पर ले जाता है या झाड़ी में छिपा कर रख देता है और इसलिए उसके बचे हुए शिकार पर बैठ करके उनका शिकार करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो बब्बर शेर होते हैं वो इंसान को पूरा ही खा जाते हैं और दोबारा लौट कर आने की उनकी कोई संभावना नहीं होती। इसलिए बब्बर शेरों के इस ग्रुप को मारना बहुत कठिन था और इन बब्बर शेरों को ढूंढ कर मारना बहुत मुश्किल काम था। और इसीलिए जो जॉर्ज हर्शबी थे वो जंगलों में मजनुओं की तरह मारे मारे इन बब्बर शेरों को ढूंढते फिर रहे थे और ढूंढ कर उन्होंने इन बब्बर शेरों को मार कर गिराया था। यही कारण था कि ये जो बब्बर शेर है ये 1932 से लेकर के 1947 तक लंबे समय तक ये एक्टिव रहे। और इसके अलावा उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर भी आ गया था 5-6 वर्ष का, और जो गवर्नमेंट थी वो उनमें बिजी हो गई थी और इन बब्बर शेरों को ठिकाने लगाने की तरफ कोई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान नहीं रहा था। ये सब कुछ कारण थे जो ये बब्बर शेरों को मारने में काफी कठिनाई आ रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बब्बर शेरों का जो ग्रुप था ये मानव भक्षी कैसे बन गया। इन्होंने इंसानों को मारने की और उनको खाने की घटनाएं कैसे शुरू कर दी। दरअसल में 1930-32 के आसपास रिंडपेस्ट नाम की एक बीमारी हो गई थी खुर वाले जानवरों में। खुर वाले जानवर मतलब घास खाने वाले जो जानवर हैं, जैसे हिरन हैं, तमाम तरह की हिरन की जो जातियां हैं उनके अंदर रिंडपेस्ट नाम की एक बीमारी आ गई थी। और उस रिंडपेस्ट की बीमारी की वजह से काफी संख्या में ये जो घास खाने वाले जो जानवर थे उनकी संख्या कम हो गई थी, वे मर गए थे। इसके अलावा जो दूसरा मेन कारण था वो था यूरोपियन की कॉलोनी अफ्रीका में बनी थी। जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया और तमाम दूसरे जो यूरोपियन देश थे वे अफ्रीका में आकर के उन्होंने यहाँ के देशों पर कब्जा किया। और इससे वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन थी वो पहले से बेहतर हो गई थी। उन्होंने सड़कों का जाल भी बनाया और उससे जो लोकल वहां की ट्राइब्स थी वो खेती की तरफ अग्रसर हुई, पशुपालन की तरफ उनका ध्यान गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जंगल काटे गए और वन्य जीवों की गिनती कम हो गई। यह भी एक कारण बताया जाता है इन मानव भक्षी शेरों के बनने का। और एक तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि ये मानव भक्षी जो शेर थे ये किस प्रकार इंसानों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया, वो मैं आपको बताता हूं। अमूमन ये जो बब्बर शेर होते हैं ये एक ग्रुप में रहते हैं। इनका 5, 7, 10, 15, 20 तक का इनका ग्रुप होता है, जिसमें 1 या 2 मेल शेर होते हैं, बाकी शेरनियां होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं,
टीन एज के। जब कोई शेरनी गर्भवती हो जाती है तो वो ग्रुप के साथ ही रहती है, लेकिन जब बच्चा देने का उसका समय आता है तो वो ग्रुप को छोड़ करके अलग चली जाती है और किसी सुनसान निर्जन घनी झाड़ी में वो अपने बच्चों को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी आंखें खुलती हैं और उस शेरनी के द्वारा अकेले ही पालन पोषण किया जाता है। और शेरनी को उन बच्चों को तो दूध पिलाना होता है, साथ में अपनी खुराक भी उसको इंतजाम करना होता है। लेकिन वो बच्चों को छोड़ करके अगर दूर जाएगी तो लकड़बग्घों के गीदड़ों के द्वारा उसके मारे जाने की पूरी संभावना होती है। इसलिए करीब 15-20 दिनों तक वो जो शेरनी होती है वो बच्चों के पास बनी रहती है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार एक शेरनी किसी गहरी झाड़ी में ऐसे ही बच्चों के साथ पड़ी हुई थी और एक चरवाहा अपनी बकरियों को रेवड़ को लेकर के चराने के लिए वहां गया, तो एक जो बकरी थी वो भटक करके उस झाड़ी की दिशा की तरफ गई। तो पास में आया हुआ आसान शिकार जब शेरनी ने देखा तो उसने बकरी को वहीं दबोच लिया और उसका गर्दन ऐसे उसने पकड़ी कि उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। और जब वो शेरनी बैठी उस बकरी को खा रही थी तो उसका जो चरवाहा था वो हे जाति का चरवाहा, जिनका वहां पर मेन पशुपालन का व्यापार है, वो हे जाति का जो चरवाहा था, उसने जब देखा कि उसकी बकरी झाड़ी की तरफ गई है और अभी तक वापस नहीं आई है तो वो उसको हाँक कर वापस लाने के लिए उस झाड़ी की दिशा की तरफ गया। तो जो शेरनी बैठी बकरी को खा रही थी उसको लगा कि ये उसका शिकार छीनने आया है और उसने उस हे नाम के चरवाहे के ऊपर एकदम से हमला कर दिया और उस चरवाहे को उसने मार डाला। उस चरवाहे को मारने के बाद उस शेरनी ने उस चरवाहे को नहीं खाया क्योंकि उसके पास बकरी के रूप में भोजन था, लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। तो अगले दिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी उसको भोजन चाहिए था। तो वो चरवाहे की बॉडी जब वहां पर पड़ी हुई थी तो उस चरवाहे की बॉडी को उस शेरनी के द्वारा खाया गया। और उस चरवाहे को मारने से शेरनी को एक बात तो सीखने को मिली कि ये जो इंसान नाम का जो जानवर है इसके पास ना तो सींग है, ना कोई नाखून है, ना कोई पंजे हैं, ना कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे कि ये आगे से मुकाबला कर सके। और बड़ी आसानी से ये मारा गया है। और बाद में वो शेरनी अपने बच्चों को लेकर के ग्रुप में गई। दरअसल में जब कोई शेरनी बच्चों को जन्म देती है और बच्चे 1-1.5 महीने के जब कुछ बड़े हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं और चलने लायक हो जाते हैं, तो शेरनी अपने बच्चों को लेकर के अपने ग्रुप में आ जाती है ताकि उनकी सुरक्षा की गारंटी रहे ग्रुप के अंदर। और फिर वो अपने ग्रुप से उन बच्चों की मुलाकात कराती है। तो ये जो शेरनी जिसने इंसान को मारा था ये ऐसे ही अपने बच्चों को लेकर के जब ग्रुप में गई होगी तो बाद में मौका मिलने पर इसने इंसान को मारा होगा। और उसको मारते हुए देख करके जो शेरों का जो ग्रुप था उन्होंने इंसानों को मारना सीखा और उसको खाना सीखा। और जब रिंडर पेस्ट की जब बीमारी आई और उससे जब जानवरों की आबादी कम होगी, घास खाने वाले जानवर कम हो गए, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ही इंसानों के ऊपर हमला करने लगा। ये जो पूरा ग्रुप था ये धीरे धीरे इतना अधिक साहसी हो गया था कि ये दिन के समय में भी गांव में जाता था और घास फूस की उस समय की झोपड़ियां होती थी, कोई सीमेंट के पक्के मकान नहीं होते थे वहां के, तो ये उन झोपड़ियों की छतों को तोड़ करके, उनके दरवाजों को तोड़ करके इंसानों को निकाल करके खा जाता था। और पास में अगर बकरियां या गाय बंधी होती थी तो उनको छोड़ देता था, उनके ऊपर हमला नहीं करता था, इंसानों को ही ये प्रेफर देता था मारने के लिए। और इस प्रकार धीरे धीरे ये जो ग्रुप था यह शक्तिशाली होता गया और इनकी इंसानों को मारने की आदत बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरे के पूरे ग्रुप के शेर ही मानवभक्षी बन गए। और इन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि 1932 से लेकर के 1947 तक 1500 से लेकर के 2000 इंसानों को मारकर खा लिया। और बाद में फाइनली जॉर्ज रश्मी के द्वारा इन सभी 15 शेरों को ठिकाने लगा दिया गया। 1932 का समय पूर्वी अफ्रीका का शांत इलाका नजम्बो का चारों ओर घने जंगल, ऊंची घास, पहाड़, दूर दूर तक फैले छोटे गांव। दिन में यह इलाका सुंदर व शांत नजर आता था, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता था और नजम्बो का वो जो जंगल था वो बब्बर शेरों की दहाड़ों से गूंजने लगता था और बब्बर शेर दहाड़ दहाड़ कर गांव की तरफ बढ़ने लगते थे और गांव में भगदड़ मच जाती थी और गांव वाले
अपनी झोपड़ियों के अंदर अपने आप को बंद कर लेते थे। माताएं बच्चों को अंधेरा होने से पहले ही घरों के अंदर बुला लेती थी। कोई भी व्यक्ति अकेला तो क्या, ग्रुप के अंदर भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और शेरों की दहाड़ों से लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थी और सारी रात वे डरते डरते झोंपड़े के अंदर बिताते थे और अब इंतजार करते थे कि आज किसका नंबर लगेगा उन बब्बर शेरों के द्वारा। ये बात नहीं है कि वहाँ की तब की गवर्नमेंट ने इनको ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं की, उनके द्वारा पूरे प्रयास किए गए, लेकिन इन बब्बर शेरों को मारना बहुत कठिन होता जा रहा था। बाद में वहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या प्रशासन था, उन्होंने जॉर्ज रश्बी को इन शेरों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी और जॉर्ज रश्बी ने धीरे धीरे एक एक करके इन सभी शेरों को किस प्रकार ठिकाने लगाया वो आगे मैं आपको बताता हूँ। जॉर्ज रश्बी को अफ्रीका के जंगलों का लंबा अनुभव था। सन 1938 में पूरे टांगानिका कंट्री के वे गेम रेंजर बन गए थे। टांगानिका उस समय बोला जाता था और आज तंजानिया बोला जाता है। और अगर मैं टांगानिका बोलूं तो आप समझना कि तंजानिया ही के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो जॉर्ज रश्बी थे, इनको 1938 में टांगानिका का गेम रेंजर बनाया गया। जॉर्ज रश्बी की जो नौकरी थी या इनका जो ऑफिस था वो मुंबिया नाम के शहर के अंदर इनका ऑफिस था। जॉर्ज रश्बी ने एक ट्रक के अंदर अपना सारा जरूरी सामान रखा, अपने टेंट को भी रखा और उसके बाद वे नेजम्बो की तरफ निकल पड़े। उन्होंने अपना ट्रक ग्रेट नॉर्थ रोड के ऊपर डाल दिया और मुंबिया से नेजम्बो तक का जो सफर था वो करीब 5 से 6 घंटे का सफर था उस समय का। और आज तो ये सफर 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। और वो सिंगल रोड था, ग्रेट नॉर्थ रोड एक ही पक्का रोड था। उस रोड के ऊपर जो जॉर्ज रश्बी थे वो जब अपना ट्रक चला रहे थे और वे बिहोरो मैदान के बीच में से निकल कर जा रहे थे तो उनकी निगाह 2 लोगों पर पड़ी जो कि उस सड़क के किनारे किनारे पैदल जा रहे थे। और उन्होंने उन लोगों के पास जाकर के अपना ट्रक खड़ा कर दिया। वे हे जाति के 2 लोग थे जो कि पैदल ही सफर कर रहे थे। यद्यपि आसपास ग्रासलैंड था, बीच बीच में जंगल का पैच भी था। जॉर्ज रश्बी ने उन दोनों को लिफ्ट दी, उनको बिठा लिया, उनसे पूछा कि उनको कहाँ जाना है, जहाँ पर उनको जाना है वो उनको वहाँ पर छोड़ देगा। और जब वे दोनों लोग हे जाति के ट्रक के अंदर बैठ गए तो जॉर्ज रश्बी ने उनसे पूछा कि क्या इस तरह इस सड़क के ऊपर अकेले सफर करना सुरक्षित है, सेफ है। उन्होंने बोला यद्यपि इस सड़क के ऊपर इस तरह से सफर करना उतना सेफ तो नहीं है, लेकिन दिन के समय फिर भी इतना ज्यादा कोई खतरा नहीं होता। रात के समय ये जो सड़क है यहाँ पर पूरा खतरा रहता है। यद्यपि यहाँ पर कई तरह के जंगली जानवर मिलते हैं लेकिन वे दिन के समय इंसान के ऊपर हमलावर नहीं होते। जॉर्ज रश्बी उन लोगों से अधिक बात करना चाहता था ताकि उनको शेरों के बारे में कोई जानकारी मिल सके, लेकिन वे लोग कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे और चुप बैठना ही उनको अच्छा लग रहा था। फिर भी जॉर्ज रश्बी ने उनसे एक सवाल किया कि मैंने सुना है कि आजकल बब्बर शेरों का एक ग्रुप एक्टिव है और वो इंसानों को मारकर खा रहा है और इस तरह यहाँ पर दिन में चलना सेफ नहीं है क्योंकि वे जो बब्बर शेर हैं वे रात में नहीं दिन में भी इंसानों का शिकार कर रहे हैं। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि ये जो बब्बर शेरों का जो ग्रुप है जो मानव भक्षी बना हुआ है, यह रुहाहा नदी है, जो रुहा नाम की जो नदी है उसके दूसरी तरफ का जो जंगल है वहां पर वो एक्टिव है। ये जो बब्बर शेर हैं ये रुहा नदी को पार करके इधर नहीं आते और वैसे भी वो जो रुहा नदी है वो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और इतनी दूर बब्बर शेर नहीं आते हैं और हम नदी पार करके उधर के जंगल में पैदल नहीं जाते। उस नदी से इधर के इलाके में ही हम पैदल रहते हैं, वो भी दिन के समय में, क्योंकि ये जो गांव के लोग थे उसमें पैदल ही सफर किया करते थे। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता था और सड़कों का जाल भी उसमें कोई खास नहीं था, कच्ची सड़कें थी और ये जो कच्ची पगडंडियां थी गांव को आपस में कनेक्ट करती थी और ये गांव वाले पैदल चलते थे। दोनों हे जाति के लोगों ने बोला कि इसलिए हमें इन बब्बर शेरों से कोई डर नहीं है क्योंकि हम रुहा नदी के इस पार ही रहते हैं। और उसके बाद उनमें से एक जो यात्री था वो बड़ी बड़ी आंखें करके
जॉर्ज को बोला कि सर ये कोई बब्बर शेर नहीं है, यह एक तांत्रिक के द्वारा किया गया काम है। एक तांत्रिक है जो कि इन बब्बर शेरों को कंट्रोल करके रखता है। जब उस तांत्रिक को किसी आदमी की हत्या करानी होती है तो वो इन बब्बर शेरों को भेज देता है। ये बब्बर शेर जादू टोने का प्रभाव है, ये कोई जंगली शेर नहीं है। और ऐसी बातों को सुन करके जो जॉर्ज था वो अचंभे में हो गया। उसने उनको बोला कि ऐसा थोड़ा हो सकता है कि कोई जादू टोने की घटना की वजह से बब्बर शेरों की घटना हो रही हो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये बात सच है कि ये बब्बर शेरों का प्रभाव नहीं, ये जादू टोने का प्रभाव है। ऐसी ही एक मैंने प्रेत व्याघ्र की यानी प्रेत टाइगर की स्टोरी मैंने डाली हुई है। उसमें भी आप देखोगे कि एक जो टाइगर था उसको मारना कितना मुश्किल हुआ था। जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे ने एक प्रेत टाइगर को मारा था, उसकी स्टोरी मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट में। आप जाओगे तो वो स्टोरी आपको मिल जाएगी। ठीक वैसे ही कुछ बात अफ्रीका में वहाँ की जनजाति है जनजाति के लोग जॉर्ज को बता रहे थे कि ये जो बब्बर शेर है ये रियल बब्बर शेर नहीं है, ये जादू टोने का प्रभाव है। तो भी जो जॉर्ज था उनको उनकी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और ना ही उसने इन बातों को माना। लेकिन उसने कोई बहस करने की जरूरत नहीं समझी। वो अधिक से अधिक इनसे जानकारी लेना चाहता था और अपने मतलब की बातों को निकालना चाहता था। और उसको एक बहुत महत्वपूर्ण यह जानकारी मिली कि ये बब्बर शेर जो है ये रुआहा नदी के दूसरी तरफ के जंगल में ही एक्टिव हैं, उसको पार करके इधर नहीं आते। और यह काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिसकी वजह से उसको जॉर्ज को केवल रुआहा नदी के उस पार ही उन शेरों को सर्च करने की जरूरत थी। 30-40 किलोमीटर चलने के बाद जॉर्ज ने उन दोनों यात्री को किमाला नाम की एक छोटी सी नदी आई। उस किमाला नाम की छोटी सी नदी के पास में 4-5 बंगले बने हुए थे यूरोपियन के, और उन लोगों ने कहा कि हमें यहीं पर उतार दो। तो जॉर्ज ने उन दोनों यात्री को वहीं पर उतार दिया और वहां पर एक यूरोपियन का बंगला था, वहां पर एक ब्रिटिश का भी बंगला था और उसने एक छोटा सा होटल भी खोल रखा था। तो उन यात्रियों को उतारने के बाद जॉर्ज रश्बी अपने ट्रक को लेकर के उस ब्रिटिश होटल के पास गया और उस होटल का जो ब्रिटिश मालिक था उससे उसने मुलाकात की और उससे पूछा कि क्या यहाँ बब्बर शेरों का डर नहीं है, क्या यहाँ पर बब्बर शेरों का कोई आतंक नहीं है। तो उस ब्रिटिश होटल के मालिक के द्वारा बताया गया कि जो बब्बर शेर है वो यहाँ पर नहीं आते, वो उस रुआहा नदी के उस पार ही रहते हैं। और वो जो सामने जो पोरोटो की जो पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, उसकी ढलानों पर जो घने जंगल हैं वहीं से रुआहा नदी निकलती है। और उन घने जंगलों के अंदर ही तमाम तरह के तेंदुए रहते हैं, लेपर्ड रहते हैं। यद्यपि यहाँ बब्बर शेरों का कोई प्रकोप तो नहीं है, लेकिन वो जो तेंदुए हैं वे जरूर रात को यहाँ पर आते हैं और भेड़ बकरियों को, कुत्तों को उठा करके ले जाते हैं और कभी कभी स्वाद बदलने के लिए वो इंसानों को भी मार डालते हैं। और यहाँ ये जो तेंदुए हैं ये भी इंसानों को मारते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मारते। कभी महीने 1-2 महीने में तेंदुओं के द्वारा इंसानों को मारने की घटनाएं हो जाती हैं। और इसके अलावा बब्बर शेर ये जानते हैं कि रुआहो नदी के इस पार का जो इलाका है यहाँ पर तेंदुओं ने वैसे ही लोगों को परेशान कर रखा है, तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं आते। उन्होंने ये इलाका तेंदुओं को ही दे रखा है कि तुम ही लोग वहाँ शिकार करते रहो। और ये बब्बर शेर रुआहा नदी के दूसरी तरफ अपना तांडव कर रहे हैं और लगातार इंसानों को मारने की खबरें मुझे भी यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद जब जॉर्ज रश्बी उस ब्रिटिश होटल के मालिक से विदा लेने लगा तो जो होटल का मालिक था उसने जॉर्ज रश्बी को बोला कि अपना खूब ध्यान रखना, वो 1-2 बब्बर शेर नहीं, वो 15-20 बब्बर शेरों का ग्रुप है और दिन में भी वो हमला करता है। और उन बब्बर शेरों को मारने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी, बहुत परेशानियां आएंगी। और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप अपने टारगेट में कामयाब हो और वो बब्बर शेर मारे जाएं। इसके बाद वे जो जॉर्ज रश्बी थे कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो रुआहा नदी के पुल के ऊपर पहुंच गए। ये जो रुआहा नदी का जो पुल था यह इस पर एक दरवाज़ा बना था, एक दरवाज़ा लगा हुआ था और जब कोई गाड़ी आती थी
तो वो दरवाज़ा खोल दिया जाता था और गाड़ी के जाने के बाद में दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि वो बब्बर शेर उस पुल के ऊपर से होकर के रुआहा नदी के इस पार ना आ सके। और ये जो रुआहा नदी है उसको पार करके आना उन बब्बर शेरों के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि रुआहा नदी वहाँ पर पहाड़ों से उतर करके काफ़ी फैल करके बहती थी और बहुत बड़ा मार्शलैंड दलदली इलाका बनाती थी, जिसमें मगरमच्छों का प्रकोप था। और उनको पार करके इधर आना बब्बर शेरों के लिए काफ़ी कठिन काम था, क्योंकि अगर ज़मीन का राजा बब्बर शेर है तो पानी का राजा मगरमच्छ है। और ये जो अफ्रीका के मगरमच्छ हैं ये बब्बर शेरों के ऊपर भी हमला करने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और बब्बर शेर जो होता है, मेन बात ये है कि बब्बर शेर टाइगर की तरह इतना एक्सपर्ट नहीं होता तैरने में। हालांकि बब्बर शेर को जरूरत पड़ती है तो वो नदी को तैर कर पार कर लेता है, लेकिन जैसा परफेक्ट टाइगर है वैसा बब्बर शेर नहीं है। टाइगर तो कई कई किलोमीटर का इलाका सीधा धार काट कर निकल जाता है। और सुंदरबन के जंगलों में टाइगर टापुओं में रहते हैं और अक्सर 4-5 किलोमीटर के गैप का जो एरिया है पानी का उसको पार करते हैं और नदियों को आसानी से तैर कर पार कर जाते हैं। टाइगर को तो पानी बहुत पसंद है, लेकिन बब्बर शेर जो हैं वो मुसीबत पड़ने पर ही पानी में उतरते हैं। इसलिए उस दलदली इलाके को, उस रुआहा के जो नदी थी उसका जो मार्शलैंड का इलाका था मगरमच्छों से भरा हुआ, उसको पार करके जाना मगर उन शेरों के लिए बहुत कठिन था। और ये जो पुल था, इसलिए इस पुल के ऊपर एक दरवाज़ा था, उसको बंद कर दिया जाता था ताकि शेर इधर ना आ सके। और जॉर्ज हशबी आगे बढ़ गए। अब आगे जो जॉर्ज हशबी थे वो शेरों के इलाके के अंदर आ गए थे और यहाँ का जो जंगल था वो असाधारण खामोशी को अख्तियार करके खड़ा था। जंगल में एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था, हवा भी चलने में हिचक रही थी। दूर सामने जो पोरोटो की पहाड़ियाँ थी वो सिर उठा करके, हाथ को उठा करके जैसे जॉर्ज हशबी को कह रही थी, यहाँ तुम कहाँ आ गए हो, यहाँ किस लिए आए हो, यहाँ पर तो मानवभक्षी शेरों का खतरा है। तो जॉर्ज हशबी कह उठा, मैं उन्हीं का तो शिकार करने आया हूँ, उनको एक एक करके सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो पहाड़ियाँ जैसे सिर उठा करके कह रही हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं वे कोई साधारण शेर नहीं है, वे मानवभक्षी शेर हैं और इंसानों को ही मारकर खाते हैं। लेकिन जॉर्ज हशबी ने उस पहाड़ियों की इस बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो सीधे ही जंगल के दोनों तरफ देखते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे ट्रक को चलाने लगे। नेजम्बो के एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिस था वो उस पुल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर जगह पर पहाड़ी के मत्थे पर स्थित था और करीब 300-400 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते हुए वो जो सड़क थी वो शानदार घाटियों में से होती हुई बुहोरों के मैदानों में से होकर के जाती थी। और पोरोटो की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर वो उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच गए और वहाँ पर जा कर के उनका जो स्वागत था, वहाँ के जो ऑफिसर थे एडमिनिस्ट्रेशन के मिस्टर स्मिथ, उन्होंने उनका स्वागत किया और उनको बताया कि किस प्रकार इन बब्बर शेरों ने यहाँ पर आतंक फैला रखा है और इस बब्बर शेरों को मारने के कई प्रयास किए गए हैं और फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा तुमको बुलाया गया है। तुम्हारी जो इतनी योग्यता है अफ्रीका के जंगलों की, उसको ध्यान में रखते हुए तुमको कुछ समय देना होगा अपने काम में से इन बब्बर शेरों को ठिकाने लगाने के लिए। मुंबई के जो कलेक्टर थे मिस्टर स्मिथ, उन्होंने टेबल के ऊपर एक नक्शा रखा और उस नक्शे को उन्होंने जॉर्ज हशबी को दिखाया। जॉर्ज हशबी ने देखा कि उस नक्शे के ऊपर जगह जगह लाल पेन से क्रॉस के निशान बने हुए हैं और ये इतने ज़्यादा निशान बने हुए हैं कि उसकी वजह से उस नक्शे को पढ़ना, उस नक्शे को देखना भी मुश्किल हो गया है। तो जॉर्ज हशबी ने पूछा कि ये इतने सारे क्रॉस के निशान किस लिए हैं। तो मिस्टर स्मिथ ने बताया कि ये जो क्रॉस के निशान है ये इंसानों को मारे जाने की घटनाओं को बताते हैं और वो क्रॉस के निशान इतने ज़्यादा थे कि नक्शे को देखना ही मुश्किल हो रहा था। तो जॉर्ज हशबी ने मिस्टर स्मिथ को बोला कि मुझे कोई दूसरा साफ नक्शा दिखाओ जिससे कि मुझे इस एरिया के बारे में पता चले। तब जो मिस्टर स्मिथ थे उन्होंने एक दूसरा नक्शा मंगवाया और जॉर्ज हशबी को दिखाया। जॉर्ज हशबी ने देखा कि वो करीब 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा इलाका था जहाँ पर कि वो मानवभक्षी
एक्टिव थे और मिस्टर स्मिथ ने उनको बताया कि 1932 से मानव भक्षण की ये घटनाएं शुरू हुई थी। तब जॉर्ज रश्बी ने उनसे पूछा कि क्या इसको मारने की कोई कोशिश नहीं की गई। तब मिस्टर स्मिथ ने बताया कि कई पुलिस पार्टियां इस मानवभक्षी शेरों को मारने के लिए लगाई गई थी, लेकिन जो यहाँ की जो लोकल पुलिस है, वहाँ के जो लोकल सिपाही हैं, वहाँ पर यहाँ की लोकल जनजातियाँ हैं, जैसे सांगू जनजाति है या हे जनजाति है, उनके लोग ही इस पुलिस में भी भर्ती हैं, लेकिन जो ऑफिसर हैं वे केवल यूरोपियन हैं। तो इन शेरों का शिकार करने के लिए जब पुलिस की पार्टियां जाती थी तो वो कहते थे कि जब वो शेरों के पगचिन्हों का पीछा करते हैं तो कुछ कदम आगे जाने के बाद शेरों के जो पगचिन्ह है वो इंसानों के पगचिन्ह में चेंज हो जाते हैं। तो वे कहते थे कि ये जरूर ये कोई जादू टोने का प्रभाव है, ये भूतिया बब्बर शेर हैं, ये कोई नॉर्मल बब्बर शेर नहीं है। इसलिए वे इन बब्बर शेरों का पीछा करने से डरते थे और वो कहते थे कि बब्बर शेरों के पगमार्क इंसानों के पगमार्क में बदल जाते हैं। कोई इंसान ही बब्बर शेरों का रूप धर कर आता है और बाद में अपना रूप बदल लेता है। और ऐसी अफवाहों की वजह से यह जो पुलिस की पार्टियां थी ये पूरे मन से बब्बर शेरों का शिकार नहीं करती थी, डरती थी, और इसी वजह से इनका शिकार नहीं किया जा सका। और अब तुम्हें फाइनली यहाँ पर बुलाया गया है इन बब्बर शेरों को ठिकाने लगाने के लिए, और ये भी तुम्हें डराएंगे ऐसे ही। इसलिए तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करना और अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करके इन बब्बर शेरों को ठिकाने लगाना। अब नक्शे को देख करके जॉर्ज रश्बी ने बताया कि यह जो सारा इलाका है ये तो 1500 स्क्वायर किलोमीटर का है। तब स्मिथ ने बोला हालांकि इस 1500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ये मानव भक्षी एक्टिव हैं, लेकिन मेन 3 इलाके हैं जहां पर मानव भक्षण की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये उनका मुख्यालय बना हुआ है। ये इलाके हैं मतवांगे, रुजेवा और गोम्बे या वांगी गोम्बे। ये जो 3 इलाके हैं यहाँ पर बब्बर शेरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। इन इलाकों में जो लोगों के गांव है वो छोटे छोटे समूह में रहते हैं और अधिकांश गांव खाली हो गए हैं और वो अपने घरों को छोड़ करके भाग गए हैं। यहाँ ये जो छोटे छोटे गांव थे इन्होंने मिल करके एक बड़ा गांव बना लिया है। और ये जो बब्बर शेरों की एक खासियत ये है कि कभी ये छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और कभी एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, और इस प्रकार ये लगातार इन लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो जॉर्ज ने पूछा कि अब तक कितने लोगों को इन नरभक्षी शेरों के द्वारा खा डाला गया है, क्या कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है? तो स्मिथ ने बोला कि ढंग से रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर छोटे छोटे गांव दूर दूर तक फैले हुए हैं और कई गांव के गांव ही इन बब्बर शेरों के द्वारा खा डाले गए हैं, और कितने इंसानों को मारा गया है पता नहीं है। कई पूरे परिवार ही इन बब्बर शेरों के द्वारा खा डाले गए हैं और प्रॉपर पूरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मोटे मोटा आइडिया है कि 1500 से लेकर के 2000 इंसानों को ये बब्बर शेर अब तक मारकर खा चुके हैं। और तो भी इन तीनों इलाकों में जो मतवांगे का इलाका है, रुजेबा का इलाका है या वांगी गोम्बे का जो इलाका है, उनमें केवल वांगी गोम्बा का जो इलाका है केवल उसी इलाके में 1941 से लेकर के सन 1946 तक, यानी इन 5 सालों के बीच इन बब्बर शेरों के द्वारा मोटा मोटा 250 इंसानों को मारकर खा जाने का ऑफिशियल रिकॉर्ड तो दर्ज है। और इससे जॉर्ज रश्बी ने अंदाजा लगाया कि 1932 से लेकर के अब तक अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो बब्बर शेरों के द्वारा करीब 2000 इंसानों को जरूर मारकर खा लिया गया होगा। कौन जानता है कि 2000 से ज्यादा भी इंसानों को मारकर ये बब्बर शेर खा गए हों। जॉर्ज रश्बी के जवाब में स्मिथ ने बोला, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है ताकि तुम अपने अनुभव का लाभ उठा करके इन बब्बर शेरों को ठिकाने लगा सको। तो जॉर्ज रश्बी ने स्मिथ को बोला कि मैं चुन चुन कर एक एक बब्बर शेर को ठिकाने लगाऊंगा, और उसने वहां पर पड़ा हुआ एक पेन उठाया और एक बड़ा सा क्रॉस उस नक्शे पर मार दिया, जो इस बात का परिचायक था कि बब्बर शेरों को वो ठिकाने लगा करके ही यहाँ से जाएंगे। और इसके बाद में जो जॉर्ज रश्बी थे वो स्मिथ के ऑफिस से बाहर आ गए। इसके बाद उस 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था वहां पर जॉर्ज रश्बी ने करीब 20 दिनों तक चप्पा चप्पा छान मारा। वो उस इलाके की ज्योग्राफी से परिचित होना चाहते थे, उस इलाके के बारे में जानना चाहते थे। वो गांव के लोगों से मिले, वहां के मुखियाओं से मिले,
उन लोगों से मिले जिन लोगों के परिवारों को बब्बर शेरों के द्वारा मार डाला गया था, और उन लोगों से भी मिले जो वहां से पलायन करके दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए थे। और इसके अलावा जंगल की जो सड़क थी ग्रेट नॉर्थ रोड, उस इलाके नोजम्बे के बीच में से होकर के जाता था, और वो जो ग्रेट नॉर्थ रोड का जो एरिया था वो खासा बदनाम था उन बब्बर शेरों के बारे में। यह बोला जाता था कि ये जो बब्बर शेर है ये रात को अक्सर इस सड़क पर आते हैं और भूले भटका कोई यात्री जब मिल जाता है तो उसको मार डालते हैं, क्योंकि इस पक्की सड़क पर घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर थोड़ा बहुत जो व्यापार होता था वो किया जाता था, या कोई इक्का दुक्का कोई ट्रक वहां से उस समय सामान लेकर के जाता था। उस समय के ट्रक को लारी बोला जाता था वहां पर। और इस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कई 1-1.5 घंटे में एक आध लारी वहां से निकल जाती थी। और इस सड़क के ऊपर जो ग्रेट नॉर्थ रोड था, इसके ऊपर जॉर्ज रश्बी पूरी रात गश्त करते थे। 20-25 दिनों तक इन रास्तों पर रातों को ट्रक चलाने के बावजूद उन शेरों के झुंड तो क्या, एक शेर के भी दर्शन नहीं हुए, यहाँ तक कि शेर का रुआं तक भी उन्हें नजर नहीं आया। ऐसा जान पड़ता था जैसे बब्बर शेरों की छठी इंद्री ने उनको खतरे के बारे में बता दिया हो और वो अब रोड पर आने के लिए हिचक रहे हो। यद्यपि गांव वालों से शेरों के किस्से, घटनाएं तो जॉर्ज रश्बी को सुनने को मिलती थी, लेकिन यह जानने का कोई उपाय नहीं था कि आजकल इन बब्बर शेरों का झुंड कहां पर है। 1500 किलोमीटर का वो बड़ा इलाका शेरों के ढूंढने के लिए भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। और उस समय ना फोन होते थे, ना कोई किसी तरह की कोई पक्की सड़कें थी, केवल एक ही रोड था, बाकी तमाम कच्ची सड़कें थी जो आपस में गांव को कनेक्ट करती थी, पगडंडियां थी, ना किसी तरह का कोई फोन होता था। आप कल्पना कीजिए सन 1930, 1932, 1935 का इलाका किस तरह का वक्त होगा। उस समय भारत में भी तो ऐसे ही सिचुएशन रहा करती थी। और इसलिए जब कोई बब्बर शेर के द्वारा किसी इंसान को मारने की घटना घट जाती थी तो उसकी सूचना जॉर्ज रश्बी तक पहुंचने में कई बार तो 2-2 दिन लग जाते थे, और बब्बर शेरों को 2 दिन के बाद उस घटना स्थल पर जाकर के ढूंढना तो भूसे में सुई को ढूंढने के बराबर ही था। अभी तक जॉर्ज रश्बी को कोई फ्रेश पगमार्क भी नहीं मिले थे इन बब्बर शेरों के जिससे कि उनका पीछा किया जा सके। जो भी पगमार्क उनको मिले थे वो इतने ज्यादा पुराने थे कि उनका पीछा करना बेकार था। इन 20-25 दिनों में गांव के आपस में जोड़ने वाली सड़कों के ऊपर पैदल घूमते समय जॉर्ज रश्बी को पता चला कि यहाँ पर 1500 किलोमीटर के इलाके में ईसाई मिशनरियों की भी बिल्डिंग थी, उनके गिरजाघर थे, और वे यहाँ की जनजातियों को ईसाई बनाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपनी बिल्डिंगें यहाँ पर बना रखी थी। और ऐसे ही 2 ईसाई मिशनरी की बिल्डिंगें थी वहाँ पर। जॉर्ज रश्बी इन ईसाई मिशनरी के पास सूचना के लिए जा पहुंचे, और इन मिशनरियों के जो पादरी थे या उनके जो संचालक थे उनके पास जब गए, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि शेरों का पूरा आतंक इस कंपाउंड की जो बिल्डिंग है इसके कंपाउंड के आसपास भी है। और शाम के 4 बजते ही जो मिशनरी का जो पूरा स्टाफ था वो पक्के घरों के अंदर बंद हो जाते थे, क्योंकि जो मिशनरी की जो बिल्डिंग थी वो तो पक्के घरों की बनी हुई थी, और उन पक्के घरों को तोड़ करके अंदर घुसना उन शेरों के बस की बात नहीं थी। लेकिन 4 बजे के बाद ही जो पूरा कंपाउंड था वो सुनसान हो जाता था, और इतना अधिक आतंक था वहां पर बब्बर शेरों का। ही एक मिशनरी पादरी लूथरन ने जॉर्ज रश्बी को बताया कि ये जो नॉर्डफेल्ट का इलाका है वहां का जो पादरी मार्टिन है उसने एक लिस्ट बना रखी है उस कंपाउंड के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बब्बर शेरों ने कितने इंसानों को मारा है। तो जब जॉर्ज रश्बी मार्टिन से जाकर मिले और उन्होंने उस लिस्ट को देखा तो उनको पता चला कि पिछले 3 साल में करीब 400 इंसानों को वो बब्बर शेर मारकर कंपाउंड के आसपास के इलाकों में खा चुके थे। और इस प्रकार ये एक दूसरी लिस्ट जो जॉर्ज थे उनको उन पादरियों से मिली थी। ऐसे ही एक स्वीडिश जो पादरी थे मिस्टर लूथरन, उन्होंने जॉर्ज रश्बी को बताया कि उनका एक रसोइया जो कि उस कंपाउंड के किनारे पर उसकी झोपड़ी थी, वहां पर वो खाना बनाने के बाद शाम को सोने के लिए चला जाता था। और वो जो झोपड़ी थी वो कच्ची नहीं थी, वो पक्की बनाई हुई गई थी ताकि
उस झोपड़ी को जो बब्बर शेर है वो तोड़ करके घुस ना सके। और वो जो रसोइया था वो खाना बनाने के बाद में एक शाम को जब अपनी उस पक्की झोपड़ी की तरफ जा रहा था तो उसको पादरियों ने बोला भी कि तुम लेट हो गए हो, तुम जल्दी से जल्दी कदम बढ़ा करके अपनी झोपड़ी में चले जाओ या फिर आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन वो जो रसोइया था उसने बोला कि मुझको अपने परिवार के लिए ये जो खाना है ये लेकर के जाना है। और जब वो वहाँ से रसोई से अपनी झोपड़ी की तरफ चला तो हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। और जब वो रसोइया खाना लेकर के अपने परिवार के लिए निकला तो उसकी जो झोपड़ी थी वो करीब 200-250 मीटर की दूरी पर थी और हल्का हल्का अंधेरा था जो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। और वो रसोइया तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा और उसने पादरी लूथरन को बोला कि जरूरी थोड़ा है कि वो बब्बर शेर यहीं पर कहीं होंगे, और वैसे भी बब्बर शेर जब निकलते हैं तो वे दहाड़े मारते हैं और उनकी दहाड़ों से रोरिंग से पता चल जाता है। और आज तो कोई दहाड़ भी नहीं आई है, तो मेरे को नहीं लगता कि बब्बर शेर यहीं होंगे, आज कहीं वो दूर निकल गए होंगे। तो वो खाना लेकर के अपने परिवार के लिए तेजी से निकल पड़ा। उस रसोइये के हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी और वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था। और बब्बर शेरों का वो जो ग्रुप था उस समय वो उस लालटेन की रोशनी को देख करके उनकी तरफ ही आ गया, क्योंकि बब्बर शेरों का वो समूह उस रात उसी कंपाउंड की तरफ ही आ रहा था। और आज की रात उन्होंने किसी तरह की कोई दहाड़ नहीं मारी, कोई रोरिंग नहीं की। और बदकिस्मती से जिस इलाके की तरफ वो उसकी झोपड़ी थी उसी इलाके की तरफ से बब्बर शेरों का वो ग्रुप बिल्कुल दबे पांव आ रहा था। जब उन्होंने उस लालटेन को देखा तो वो सीधे उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने उस रसोइये के ऊपर हमला कर दिया। वो कोई एक बब्बर शेर थोड़ा था, वो तो 5-7 बब्बर शेरों का ग्रुप था। किसी ने बाँह पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने गर्दन पकड़ ली और जिंदा ही उस रसोइये के उन्होंने खींच करके टुकड़े कर दिए। और वो उस रसोइये की मरने से पहले जोरदार चीखों की जब आवाजें पादरी को कानों में पड़ी तो पूरा कंपाउंड जाग गया और उन्होंने राइफलें निकाल करके जब हवाई फायर किए और मशाले जला करके उस दिशा की तरफ बढ़े, तब तक शेर उस रसोइये की बॉडी के टुकड़े कर करके भाग चुके थे। किसी के मुंह में हाथ था, किसी के मुंह में रसोइये की टांग थी, कोई उसकी सिर को ही उठा करके ले गया और केवल वहां पर खून सने कपड़े ही मिले उस रसोइये के और कुछ नहीं मिला। और इस प्रकार यह एक दर्दनाक मौत उस रसोइये की हुई, ऐसा उस पादरी लूथरन के द्वारा बताया गया। और इस घटना को सुन करके जो जॉर्ज रश्मी था उसके पूरे शरीर में सिरहन आ गई। ये जो बब्बर शेर होते हैं इनकी एक खासियत होती है, ये बहुत क्रूर होते हैं। बब्बर शेरों का जो ग्रुप होता है वो इंसानों को ही नहीं जानवरों को ही, अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। वे उसके मरने का भी इंतजार नहीं करते। इसके विपरीत जो टाइगर होता है वो बहुत जेंटल होता है। टाइगर पहले गर्दन से पकड़ता है और टाइगर की जो मूछें होती हैं जिसको विस्कर बोला जाता है, जब वो शिकार की बॉडी से टच होती हैं तो वो टाइगर को बता देती हैं कि यह शिकार मर चुका है। ठीक ऐसे ही जो लेपर्ड होता है वो भी पहले इंसान या उसका जो शिकार किया हुआ जानवर होता है उसको पूरा मारता है, मारने के बाद फिर वो उसको खाते हैं। लेकिन बब्बर शेर तो जीवित ही खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर एक बब्बर शेर मारने के लिए गर्दन को पकड़ता है तो इतने में जो दूसरे बब्बर शेर होते हैं वे इंतजार नहीं करते, वे तड़फते जानवर का, तड़फते इंसान की बाजू को पकड़ करके, टांगों को पकड़ करके खींचना शुरू कर देते हैं और खींच करके उसके टुकड़े कर करके अपने मुंह में दबा करके भाग जाते हैं। और इतनी दर्दनाक मौत ये बब्बर शेर जानवरों को देते हैं, इंसानों को, खासकर इंसानों को देते हैं। और यह सोच करके जो जॉर्ज थे उसकी बॉडी पूरी तरह से कांप गई कि किस प्रकार वो रसोइया एक दर्दनाक मौत मरा और उसको जीवित ही उसके कई टुकड़े उन बब्बर शेरों के द्वारा कर दिए गए। इसके बाद की स्टोरी मैं दोस्तों आपको बाद में सुनाऊंगा। ये पूरी स्टोरी है, इसके 4 या 5 पार्ट बनेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं अपने पार्टों को डालूं। अब आगे जो स्टोरी है वो बहुत रोमांचक होगी और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इन बब्बर शेरों का पीछा करके जॉर्ज रश्मी के द्वारा अपनी जान हथेली पर रख करके इनको ठिकाने लगाया गया। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।
मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है तो आवाज़ भी कुछ ऐसी ही आ रही है, इसके लिए मैं स्टोरी भी नहीं डाल सका काफ़ी लंबे समय तक। अपना ध्यान रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।